करते हैं लेक्चर नंबर हमारा 27। स्टडी कर रहे थे हम ऑडिट रिपोर्ट, उसके एलिमेंट्स को वन बाय वन हमने मॉडिफिकेशन एंड ओपिनियन को सीख लिया, किन केसेस में होगी, हमने एमसीक्यू और मैटर पैराग्राफ को सीख लिया, हमने अदर मैटर पैराग्राफ को सीख लिया। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का टॉपिक हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो हिस्सों में सीखेंगे। लेकिन गोइंग कंसर्न की तरफ चलने से पहले आपके असाइनमेंट लेक्चर 26 की होम असाइनमेंट याद है ना आपको? और मैंने क्या कहा था, जिस दिन आपने रिटन फॉर्म में कोई केस स्टडीज नहीं अटेम्प्ट की उस दिन आपने ऑडिट का हक अदा नहीं किया उस दिन। तो हमारी क्लास में भी कोशिश होती है कि हर लेक्चर में कुछ ना कुछ असाइनमेंट केस स्टडीज को डिस्कस करते रहें। तो पहले आपकी लेक्चर 26 की होम असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर 27 के कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, आपने जो भी अटेम्प्ट किया असाइनमेंट अपने सामने रखी है, पॉइंट्स को मैच करते जाएं। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँ, कोई कमी बेशी हो आपके सोल्यूशन के साथ, तो उस वक्त आपने पूछनी है। ठीक है, लेकिन जब मैं डिस्कशन को कंप्लीट कर लूँ, किसी भी पार्ट की डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने एंड पे पूछना है कि सर मैंने सोल्यूशन में ये कम या ज्यादा किया, इसकी वजह से क्या फर्क पड़ता है। तो असाइनमेंट हमारी लेक्चर 26 की, ये एंड वाले भाई जो बैठे हुए हैं मुझे बताइए कि आपको नजर आ रहे हैं सारे वर्ड्स लिखे हुए? चलिए, और ये कैमरा में देख के बताइएगा ऑनलाइन में भी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं जी डिस्कशन को। सबसे पहले केस स्टडी में क्या काम करते हैं? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट किस लिए हम पढ़ते हैं? ताकि हमें पता चल जाए किस टॉपिक का क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड, डिस्कस द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट को अंडरलाइन कीजिए, इससे हमें पता चल गया कि ये रिपोर्ट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। एंड स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स इफ एनी व्हिच यू वुड अंडरटेक इन द अबव सिचुएशन। और प्रोसीजर्स को भी अंडरलाइन कीजिए। वो कह रहा है इस सिचुएशन में आप जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो भी बताएं। अब बताइए, सॉल्यूशन लिखते हुए हमने सिर्फ रिपोर्ट तक लिमिटेड रहना है कि रिपोर्ट के अलावा भी वो बताने हैं? रिपोर्ट के अलावा, क्योंकि देखिए उसने क्वेश्चन में पूछ लिया, उसने कहा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताओ, और अगर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, कोई स्टेप्स लोगे आप, वो भी बताने हैं हमने। ठीक है, वो जाहिर है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। किसी सिचुएशन में प्रोसीजर परफॉर्म हो रहे होंगे, किसी में शायद ना हो रहे हो, किसी पार्ट में। तो इसमें तीन पार्ट्स हैं, ए बी सी। क्वेश्चन स्ट्रक्चर देख के मैं पता चल गया उसके तीन पार्ट्स हैं। तीनों का इकट्ठा आंसर करना है कि वन बाय वन? अल्लाह ताला शाबाश। कह रहा है यू आर द ऑडिट पार्टनर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सम ऑफ द ऑडिट्स आर इन द फाइनलाइजेशन स्टेज एंड प्रेजेंटली द फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर योर कंसीडरेशन। कह रहा है आप कुछ ऑडिट कर रहे हैं, फाइनल स्टेज पे है, ये मैटर आपके सामने है। ए, द मैनेजमेंट ऑफ सोहनी लिमिटेड हैज चेंज्ड इट्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी। मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसीज को चेंज। अच्छा बताइए, ये सिग्निफिकेंट होती है कि छोटी मोटी पॉलिसी होती है? रेवेन्यू, बिल्कुल, किसी भी कंपनी का रेवेन्यू एक सिग्निफिकेंट एरिया होता है। एज द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर यू आर सेटिस्फाइड विद द नहीं, ये इससे पहले एक यूएसबी लगाई थी उसके थ्रेड से। चल थ्रेड्स ऐसी तो नहीं आ गए ना जी? अच्छा, एज यू आर सेटिस्फाइड विद द काउंटिंग एंड डिस्क्लोजर रिलेटेड टू चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी। इस लाइन में क्या बता रहा है हमें? शाबाश, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं है। हम उसकी काउंटिंग से भी सेटिस्फाइड है, उसने रेट्रोस्पेक्टिव काउंटिंग की। हम उसके डिस्क्लोजर से भी सेटिस्फाइड है, जो चीजें डिस्क्लोज करनी थी उसने कर दी। फर्दर द इंपैक्ट ऑफ चेंज इज सिग्निफिकेंट। इंपैक्ट सिग्निफिकेंट है, उसने खुद से बता दिया। क्या ओपिनियन मॉडिफाइड होगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्या एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ आएगा? एमसीक्यू मैटर में हमने कोई चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी का केस नहीं पढ़ा। अदर मैटर में आएगा, उसकी एग्जांपल ज्यादा ना सिचुएशंस, उसमें भी हमने कोई चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी नहीं पढ़ा। फिर क्या? की ऑडिट मैटर। शाबाश। क्या हम कोई और चीज भी करेंगे, कोई स्टेप परफॉर्म करेंगे? अच्छा, यहाँ पे ध्यान में रखिए, एक स्टूडेंट ने कहा सर अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करता है जब क्लाइंट, तो हम जो जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना वो लिखेंगे। गलत। क्यों नहीं लिखेंगे? वो क्वेश्चन में क्लियरली हमें बता चुका है यू आर सेटिस्फाइड विद द अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर। अब हमने जो प्रोसीजर लिखने हैं ना, वो अकाउंटिंग पॉलिसी को चेक करने के लिए नहीं लिखने कि ठीक किया कि नहीं किया। वो क्वेश्चन में कह दिया आप सेटिस्फाइड कैसे, प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया तभी सेटिस्फाइड होंगे ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसमें हमने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर होते हैं ना, वो नहीं करने के डिस्क्लोजर देखो ठीक है कि नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी देखो रेट्रोस्पेक्टिव है कि नहीं, वो नहीं करने। वो क्वेश्चन में उसने क्लियरली बता दिया हो चुके हैं। तो फिर क्या कोई और काम करना होता है हमने? यस, याद रखिए कि वो तो रिपोर्ट में इंक्लूड कर देंगे कि डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है। हर सिग्निफिकेंट चीज डायरेक्टर को कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं? मॉडिफाइड ओपिनियन देने से पहले डायरेक्टर को कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं? एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट में इंक्लूड करने से पहले डायरेक्टर को कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं? करते हैं। रिपोर्ट में कोई भी चेंज आए ना, कोई भी पैराग्राफ ऐड हो रहा हो, डायरेक्टर को कम्युनिकेट करेंगे। की ऑडिट में अब देखें सिग्निफिकेंट है, की ऑडिट मैटर तो है, रिपोर्ट में तो आ जाएगा, डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट करना। एक जगह पे स्टैंडर्ड हमें समझाता है
कहता है मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि जब कभी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन हो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करो, जब कभी मॉडिफाइड ओपिनियन हो आप देने लगे, आपको पता चल गया स्कोप लिमिटेशन स्टेटमेंट है, तो आप फाइनल रिपोर्ट साइन करने से पहले डायरेक्टर को कम्युनिकेट करो। एमसीक्यू मैटर वाला कोई मैटर आ गया है, फाइनल रिपोर्ट में लिखने से पहले डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करो। अदर मैटर पैराग्राफ आ गया, फाइनल रिपोर्ट में इंक्लूड करने से पहले डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करो कि ऑडिट मैटर कोई भी मॉडिफिकेशन आ जाए रिपोर्ट में, इसलिए ताकि डायरेक्टर्स ने अगर फर्ज कीजिए कोई करेक्टिव एक्शन लेने हैं, कोई मिस स्टेटमेंट है स्कोप लिमिटेशन को करेक्ट करने के लिए, वो ले सके टाइमली बेसिस पे। ठीक है, हो सकता है वो मैनेजमेंट को कान पकड़ के उसे कहे भाई मिस स्टेटमेंट ठीक करो, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, वो कहे नहीं तो फिर भी कम से कम वो पहले जही तौर पे तैयार हो जाए कि जो ऑडिट रिपोर्ट हमें मिलेगी उसमें ये चीजें आएंगी। तो इसमें हमने क्या काम करना है, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करना है। क्लियर, इसमें कोई इशू। बी की तरफ चलते हैं। देयर इज ए लीगल डिस्प्यूट, आई कैप का फेवरेट, लिटिगेशन बताया था ना आई कैप का फेवरेट है, बिटवीन मार्वी लिमिटेड एंड वन ऑफ इट्स कस्टमर। मार्वी लिमिटेड हमारा क्लाइंट होगा और उसके कस्टमर में लीगल डिस्प्यूट चल रहा है। In this regard, the legal advisor has confirmed the stance of management in a meeting with you. आपके साथ एक मीटिंग हुई, उसमें लीगल एडवाइजर ने कहा सर मैनेजमेंट ठीक कह रही है, मैनेजमेंट ये कह रही होगी सर हमने कोई पैसे नहीं देने इसके, ये बिला वजह का केस है, ये खारिज हो जाएगा अदालत से, हमें कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। लॉयर ने भी कह दिया कोई पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब है आउटफ्लो प्रोबेबल प्रोविजन रिकॉर्ड होगी क्या, नहीं होगी। However, he has refused to provide a written confirmation thereon. क्या हमने ये कहा, लीगल एडवाइजर है, क्या हमने ये पढ़ा है कि कंफर्मेशन लेटर किन किन पार्टीज को सेंड करते हैं, डेटर को, क्रेडिटर को, लॉयर और लॉयर बैंक बताया हुआ ना आपको, हाँ, और लॉयर शाबाश, लॉयर्स और बैंक्स को तो हम लाजमी तौर पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं। अब ये लॉयर ने कहा कि मैं रिटन कंफर्मेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा, बताइए जरूरी है कि नहीं, जरूरी है, और इसका कोई अल्टरनेट प्रोसीजर भी नहीं है, तो क्या होगा ये स्कोप लिमिटेशन। शाबाश, इफेक्ट बताया उसने, तो दोनों बताएंगे। अगर इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। कोर्स ऑफ एक्शन यहां क्या होगा, कोर्स, हाँ कोर्स ऑफ एक्शन में ये कह सकते हैं मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे सर, लॉयर से कहें आपने उसको पैसे देने एंगेज किया ना, रिटन कंफर्मेशन दे, ये कह सकते हैं। और अगर नहीं प्रोवाइड होती डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट कर दें, वो तो आपको पता है स्टैंडर्ड मॉडिफिकेशन से पहले हम करते ही होते हैं। ये दो काम यहां पे कर लेंगे, डायरेक्टर्स को तो हम कम्युनिकेट तकरीबन हर मॉडिफिकेशन में करते हैं, यहां पे हम मैनेजमेंट को भी कह रहे हैं कि सर आप उस लॉयर से कह के हमें कंफर्मेशन दिलवा दें, ठीक है, कंफर्मेशन दिलवा दें। क्लियर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम पक्की बात है। जी जी हाँ, ये लिख सकते हैं कि अगर वो रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की और फिर उसके बाद भी वो रिटन कंफर्मेशन नहीं देता, तो फिर ये स्कोप लिमिटेशन है, हम डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे और फिर उसके बाद इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बता दें कि इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। जी देखिए, लॉयर ने रिफ्यूज किया, मैनेजमेंट ने रिफ्यूज नहीं किया, लॉयर ने। तो जब कभी कोई थर्ड पार्टी रिफ्यूज करती है, देखें मैं अगर क्लाइंट के बैंक के पास जाऊं, उसे कहूं क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, मे भी वो मुझे इंफॉर्मेशन ना दे, बल्कि पक्की बात है नहीं देगा, मैनेजमेंट के थ्रू मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो शायद उसने इस वजह से रिफ्यूज कर दिया है कि मैनेजमेंट ने उसे कोई अथॉरिटी ना दी हो इस चीज की। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट ऐड कर रहे हैं कि मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि सर आप इस स्कोप लिमिटेशन को रिमूव कर दें, या स्पेसिफिक सिचुएशन के हवाले से हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि लॉयर से कहें हमें रिटर्न कंफर्मेशन दे दें। चलिए आगे चलते हैं। सी, द मैनेजमेंट ऑफ लैला लिमिटेड इज नॉट विलिंग टू मेक सर्टेन डिस्क्लोजर्स, वो सर्टेन डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं करना चाह रहे। The management is of the view that these disclosures will not add any value to the financial statements, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। Further, the information required to make these disclosure cannot be compiled before the deadline for completion of the audit. अच्छा मुझे बताइए, क्या ये कोई वैलिड जस्टिफिकेशन है कि सर क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन कंप्लीट है इसलिए हम कुछ डिस्क्लोजर नहीं दे रहे? क्या ये मेरी तरफ से वैलिड जस्टिफिकेशन होगी अगर आखिरी मंथ में मैं कहूं क्योंकि अब टाइम कम रह गया है इसलिए मैं कुछ टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ा रहा? नहीं, आप कहेंगे सर ये तो आपको पहले प्लान करना चाहिए था ना, और अगर फर्ज कीजिए कोई एडिशनल चीज आ गई है तो भी आप कवर करवाएं हमें। तो यहाँ पे ये वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है कि डेडलाइन करीब है। एग्री करते हैं इसे? मुझे बताइए, अगर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है और मैनेजमेंट के ख्याल में वो वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, उन्हें मिट कर देना चाहिए। मैनेजमेंट की बात माननी है कि IFRS की? तो मिस स्टेटमेंट है,
इम्पैक्ट बताया है, मटेरियल है तो, परवेसिव है तो, क्लियर जी। एक मिनट है, ये पहले सी वाले में कोई इशू है तो बताएं। सी वाले में कोई इशू नहीं है जी। इसके प्रोसीजर्स क्या, इसका प्रोसीजर में इसमें एक लाइन कि हम मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो डिस्क्लोजर को इंक्लूड कर दें, और अगर नहीं मानते तो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे, फिर उसके बाद इम्पैक्ट रिपोर्ट बता दें। ठीक है, चाहे प्रोसीजर एक लाइन में का भी हो, वो भी प्रोसीजर है। ठीक जी मेरे पास, ठीक है। अब बी में आप कुछ कह रहे थे जी भाई। हाँ, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, ये मैंने कहा है, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आपका वकील है, आपने उसको अपॉइंट किया है, आपने उसको पैसे देने हैं, उससे रिक्वेस्ट करें कि हमें रिटर्न फॉर्म में कंफर्म कर दें, वरना वकील का तो कुछ नहीं जाना, आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। दो चाबी गवर्नर, देखिए पहली चीज तो इनका क्वेश्चन ये है कि जब मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो चाबी गवर्नर्स को क्यों कर रहे हैं, यही क्वेश्चन है। पहली चीज, क्या ये इस पे क्लियर है हम कि मैनेजमेंट और दो चाबी गवर्नर्स दोनों अलग लोग हैं, इस पे क्लियर है। मैनेजमेंट नॉर्मली डे टू डे मैटर्स को डील कर रही होती है, डायरेक्टर उसके ऊपर होते हैं। तो अगर मैनेजमेंट हमारी ऑडिट में कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करे ना, कोई मिस, तो हम स्टैंडर्ड कहते हैं आप डायरेक्टर्स को जरूर बताएं, क्योंकि डायरेक्टर उनके सीनियर है, वो सीएफओ को कान से पकड़ेंगे, सीईओ को कहेंगे हाँ भाई ऑडिटर को क्यों नहीं मैनेज कर रहा है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, अगली किताबों में नहीं लिखी हुई, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर दे देना तो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की शेयर प्राइस नीचे आ जाती है, शेयर होल्डर के पैसे डूब जाते हैं करोड़ों रुपया, और शेयर होल्डर फिर गुस्सा अपना निकालते हैं डायरेक्टर्स पे कि तुम लोगों को हमने पॉइंट किया था, तुम ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सके या मिस स्टेटमेंट नहीं क्रिएट कर सके, वो फिर उनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो चूंकि डायरेक्टर को पता होता है कि हमारी भी शामत आ सकती है, तो इसलिए वो मैनेजमेंट को कहते हैं कि कोई भी, इसलिए स्टैंडर्ड ने हमें कहा कि कोई भी मसला हो ना, हमें मैनेजमेंट से कोई भी मसला हो, एक दफा फाइनल डिसीजन लेने से पहले डायरेक्टर को जरूर कम्युनिकेट करें, ताकि अगर उन्होंने कोई करेक्टिव एक्शन लेने हैं वो ले सके। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट में एक कंसेप्चुअल इशू है, जो स्टूडेंट आइडेंटिफाई करेगा 50 रुपए इनाम दूंगा। इसकी रिक्वायरमेंट में एक कंसेप्चुअल इशू है, कंसेप्चुअल कह रहा हूं, डिस्कशन हमारी सारी ठीक हुई है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्चुअल इशू है, बल्कि 100 रुपए इनाम दूंगा, क्योंकि ये आईकैप का क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल इशू जी, रिपोर्ट के अलावा भी जो हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं वो पूछ रहा है, तो वो पूछ सकता है, ये तो हमने डिसाइड किया हुआ है कि वो रिपोर्ट के क्वेश्चन के साथ प्रोसीजर भी पूछ सकता है जी। उनका कहना यह है कि अगर इम्पैक्ट ऑन ऑडिट लिखा हो, हम सिर्फ उस वक्त प्रोसीजर लिखते हैं। नहीं, उसने क्लियरली जब प्रोसीजर मेंशन कर दिया तो उसका मतलब हमने प्रोसीजर भी बताने हैं। इम्पैक्ट ऑन, इस क्वेश्चन में ये तो क्लियर है ना, हमने इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताना है, इम्पैक्ट ऑन प्रोसीजर भी बताने हैं। प्रोसीजर उसने स्पेसिफाई नहीं किए, ये अंडरस्टूड है कि जो प्रोसीजर ऊपर ए में सिचुएशन है ना, हम उसी सिचुएशन से रिलेटेड बताएंगे। बी या बीसी ये बताना उसके लिए जरूरी नहीं था कि किस एरिया से रिलेटेड बताओ। अंडरस्टूड है कि जो प्रोसीजर पूछ रहा है हम इन्हीं सिचुएशंस के बारे में बताएं। कंसेप्चुअल मैं कह रहा हूं, कंसेप्चुअल जी। इसके बाद फाइनलाइजेशन स्टेज पे है जी। आखिरी आप बताएं। नहीं चले, ये नहीं बताया उसने आईएफआरएस में डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है कि नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ नहीं, ये किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये जाहिर है हम उसने जब कह दिया कि नॉट विलिंग टू मेक सर्टेन डिस्क्लोजर तो वो रिक्वायर्ड होंगे। हाँ, ये मीनिंग ये कम्युनिकेट हो रहा है मुझे। नहीं बस आप बता, जल्दी से बता दें। उसने ऑडिट रिपोर्ट पे इंपैक्ट पूछा है, ऑडिट ओपिनियन पे नहीं पूछा, तो एक ही बात है, एक ही बात है। सुन लें अपनी, नहीं आपने मुझे सिर्फ इतनी बात बताई, मैंने कंसेप्चुअल का लफ्ज 2-3 दफा। मुझे बताइए, क्या हम पहले प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं कि पहले रिपोर्ट के बारे में डिसीजन करते हैं? प्रोसीजर उसने देखे रिक्वायरमेंट में पहले इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है, फिर उसने प्रोसीजर पूछे हैं। हालांकि उसे क्या करना चाहिए था, पहले प्रोसीजर पूछना चाहिए थे, फिर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। और दुनिया का कोई ऑडिटर रिपोर्ट के बाद प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करता। हाँ 1000 भी लगते हैं, नहीं भैया। अच्छा, ये इसके अलावा बाकी जो आप क्वेश्चन देखेंगे ना, उसमें वो कंसेप्चुअली ठीक रिक्वायरमेंट दे रहा है, लेकिन आपने ये चीज नोट करनी है। इसे बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए, वो कहने लगे सर ये तो डिसाइड कर चुके हैं, अब हम क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, पहले रिपोर्ट दे तो दी है, अब डायरेक्टर्स को पता चल तो क्या होगा रिपोर्ट को देख के कि क्या मॉडिफिकेशन, तो फिर क्यों बता रहे हैं? तो ये पहले आपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पहले प्रोसीजर की हेडिंग लिखें, फिर उसके बाद इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट की। यानी आपका क्वेश्चन होगा पहले पार्ट ए, उसके नीचे हेडिंग प्रोसीजर्स,
1 2 जितने भी हैं, फिर इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताएं, फिर आगे पार्ट बी पे जाएं। क्लियर ये? चलिए अभी जब तक वो प्रोजेक्टर ऑन होता है, हो रहा है ऑन वैसे? चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑफ ऑफ के ऑन ऑन हो गया? अच्छा चले ठीक है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 2। जी प्रोसीजर की हेडिंग, स्टूडेंट का क्वेश्चन है क्या सर प्रोसीजर की हेडिंग अलग और इम्पैक्ट की हेडिंग अलग होगी? बिल्कुल बेहतर यही है, ताकि दोनों रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाए। लेकिन अगर आप अलग अलग हेडिंग नहीं भी देते, आपका क्वेश्चन इक्वली करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, आपने हर पार्ट को बस लाता मेंशन कर देना है, हेडिंग्स देना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर दे दे तो बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन इससे अच्छी होती है। जी जी हर केस में हम पहले मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कर लेते हैं, अगर वो हमारा इशू रिजॉल्व ना करें तो फिर डायरेक्टर को कम्युनिकेट करते हैं। हर केस में दोनों ही लिख दे, दोनों लिखे जा सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो लिख देता है कि मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज टू मेक करेक्शन, उसमें फिर आप वो दूसरी बात नहीं लिख सकते मैनेजमेंट वाले। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 इन रिलेशन टू, इसमें रिक्वायरमेंट स्टार्ट में उसने बता दिया, इन रिलेशन टू द ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल, लफ्ज ऑडिट रिपोर्ट को अंडरलाइन कर लें, इससे हमें पता चल गया कि रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है। इन रिलेशन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द कंटेंट्स देयरऑफ अंडर रिवाइज्ड आर न्यू आईएसए, यानी जो भी रिवाइज, हम जो कुछ पढ़े होते हैं रिवाइज ही पढ़े, इस अटेम्प्ट के मुताबिक ही पढ़े हैं, तो पिछले अटेम्प्ट का सिलेबस थोड़ी कवर कर रहे हैं, तो ये ना भी लिखता तो अंडरस्टूड था। डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा ये केस स्टडी थोड़ी डिफरेंट है, इसमें वो आपसे इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछ रहा, लेकिन इस तरह की केस स्टडीज भी बहुत सी आगे भी आएंगी, जिसमें किसी ना किसी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बता देता है हमें, मैनेजमेंट ये कह रही है, आपका जूनियर ये कह रहा है, अब आपने उसके ऊपर कमेंट करना होता है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है या गलत है। कोई आपने लॉ में भी इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे, वो कोई ना कोई लीगल की प्रोविजन ला के देता था और कहता था बताओ ये इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट है कि नहीं, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में याद रखें दो तरह के मिस स्टेटमेंट, दो तरह की गलतियां होती हैं, एक एरर एक ओमिशन। कोई स्टूडेंट जो दोनों में फर्क बताए, एरर में और ओमिशन में, शाबाश। एरर का मतलब जो लिखा हुआ उसमें कोई चीज गलत है, और ओमिशन का मतलब कोई चीज लिखनी चाहिए थी लिखी ही नहीं, शाबाश। अच्छा मुझे बताइए एग्जामिनर कमेंट्स में एग्जामिनर क्या कहता होगा कि स्टूडेंट ज्यादातर फेल हो जाते हैं किस चीज में, एरर ओमिशन में, क्योंकि ओमिशन में बात उसने आधी लिखी होती है, और हम परेशान, हम कहते हैं जो लिखा है सही तो लिखा है, जो लिखा है भाई सही तो लिखा है लेकिन पूरा नहीं लिखा। जैसे लॉ में वो एक्सेप्शंस नहीं लिखता था, याद है, और हम कहते थे एक्सेप्शंस भी होनी चाहिए, उसी तरह यहां पे अब आपने अलर्ट हो जाना है, ऑडिट रिपोर्ट के सारे कंसेप्ट्स आपके जहन में आ जाए। कह रहे पहला स्टेट केस, मैनेजमेंट इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in accordance with financial reporting framework and for such internal control as management determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement whether due to error or fraud। तो मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी सही कह रहा है, मिशन है, कोई चीज मिसिंग है, कौन सी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, गलत। गोइंग कंसर्न वाली बात ठीक, क्योंकि उसने क्या कहा है ऑडिट रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में, मुझे रिपोर्ट के हवाले से, अगर जनरल मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी कहता है तो हम तीसरी बात इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली ही लिखते हैं, लेकिन यहां पे उसने कहा ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से बताओ। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी हुई है ना हमने, उसमें तीसरी रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या होती है, गोइंग कंसर्न वाली, क्लियर। तो इसमें मिशन था, गोइंग कंसर्न की रिस्पांसिबिलिटी भी ऐड होनी चाहिए। बी, reasonable assurance is a high level of assurance and is a guarantee that if audit is conducted in accordance with ISAs it will always detect a material mistake। ये तो एरर है, गारंटी नहीं है, और all misstatements detect, all material misstatement detect most। क्लियर जी मेरे भाई। हाँ वो आंसर में लिखा हुआ है, उसको वो एडिशनल आइटम के तौर पे लिखा हुआ है, उसको आप डिलीट करना चाहे कर सकते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। सोल्यूशन में से गोइंग कंसर्न की बात भी लिखी हुई है और अदर इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन वाली बात भी लिखी हुई है, गोइंग कंसर्न वाली बात तो लाजमी आएगी इसमें जी।
अच्छा रिक्वायरमेंट दीजिए। हाँ कैसे हमें आइडिया हो रहा है कि हम रिपोर्ट, देखिए उसने लिखा हुआ इन रिलेशन टू ऑडिट, इसका मतलब हमने जो भी आंसर देना ना ऑडिट रिपोर्ट के टॉपिक्स को सामने रख के देना। हाँ लेकिन हमने जो ओपिनियन है ना ऑडिट रिपोर्ट, ये तो आपको बताया था ना कि आपसे जब हमने चैप्टर मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी का टॉपिक पढ़ा था तो मैं कहा था अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज बताओ तो फिर वो जो हमने पढ़ी है जनरल वाली बतानी है, और अगर मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बताओ फिर ऑडिट रिपोर्ट वाली रिस्पांसिबिलिटीज बतानी है, और ऑडिट रिपोर्ट वाली रिस्पांसिबिलिटी में उसने गोइंग कंसर्न की बात लिखी है। तो यहाँ पे पता चल रहा है ना कि ऑडिट रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है। सी ऑडिटर कंटेन्स obtains, अच्छा ठहरे मैं जरा इसको ऊपर नहीं ऑडिटर obtains an understanding of controls, करता तो है, relevant to audit in order to design audit procedures that are appropriate in circumstances, तो ठीक तो कह रहा है, and also for the purpose of expressing an opinion on effective, गलत कह रहा है। ऑडिटर कभी भी इंटरनल कंट्रोल्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस, स्टैट्यूटरी ऑडिट पे कभी भी ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता, ये गलत, पर नहीं सिर्फ रिस्क असेसमेंट के लिए करता है जो ऊपर बात करते हैं। हम इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते रिपोर्ट में, रिपोर्ट में ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और चार और चीजों पे भी, वही चार कौन सी, ज़कात वाली, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ड्रॉन अप इनकम फ्रॉम डिविडेंड, बिल्कुल ठीक है। सी क्लियर, आगे चलें। डी द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इंक्लूडेड विद इन द बॉडी ऑफ द ऑडिटर्स बोर्ड, ठीक कह रहा है। अच्छा ओमिशन क्या किसी और जगह पे भी, कहां, इंडेक्स वेबसाइट, लेकिन इन दोनों चीजों में क्या, ये नहीं कि आप पूरा ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी पैराग्राफ रिपोर्ट से गायब कर दें, वो पैराग्राफ आएगा, हेडिंग आएगी, बेसिक जो 2 लाइनें शुरू वाली वो भी लिखते हैं हम, फिर कहते हैं डिटेल जो है वो आपको अपेंडिक्स में मिलेगी या वेबसाइट पे। E, the audit report can only be signed in the personal name of the auditor. Omission or firm name or both as appropriate in the circumstances. कुछ कंट्रीज में पर्सनल नेम से होता है, कुछ में फर्म नेम से, कुछ में दोनों। पाकिस्तान में रूल यह है कि सोल प्रोवाइडर है तो सिर्फ वो पर्सनल नेम से कर दे, लेकिन पार्टनरशिप है तो फर्म के और नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। F, key audit matters are determined from the matters communicated with management of the entity. गलत क्यों? हाँ, 2 शाफिक, शाबाश, ये गलती है, 2 शाफिक वरना that required significant auditor attention in performing the audit, सही कह रहा है, significant attention in making that determination, auditor shall take into account the effects on the audit of significant events or transactions that occur during the current year and prior period present. prior period नहीं, शाबाश, जो मैटर्स होते हैं सिर्फ करंट ईयर से हम उठाते हैं, ठीक है। जो भी चीज सिग्निफिकेंट होगी 2 शाफिक वर्नर्स को कम्युनिकेट करेंगे, जो भी चीज, अब सुन लें, अब आप पूछ रहे हैं एडवांस, इसलिए सेंटेंस को गौर से सुन लें। कोई भी मैटर हो, कोई भी मसला हो, छोटा या बड़ा, मैनेजमेंट को हर मसला कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स को सिर्फ सिग्निफिकेंट। ये हमारे सिलेबस में नहीं, इंटरनल कंट्रोल का एक टॉपिक आता है, वो कहते हैं इंटरनल कंट्रोल वीकनेस जब हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, कुछ होती है छोटी मोटी वीकनेस, कुछ होती है सिग्निफिकेंट। सवाल ये था मैनेजमेंट को कौन सी बताएं, दोनों। डायरेक्टर्स को कौन सी बताएं, सिग्निफिकेंट। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अगर सही दे दिया इनाम। इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं, पहली बात, क्या मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे? मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं की, डायरेक्टर को कम्युनिकेट करेंगे? एक मिनट, अरे डायरेक्टर को कम्युनिकेट करेंगे? नेचर भी मटेरियल है, हाँ शाबाश, डायरेक्टर को कम्युनिकेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती फिर कहते हैं शायद, देखा, यानी इमटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो मैनेजमेंट को सिर्फ, मटेरियल है तो मैनेजमेंट को भी, और अगर अनकरेक्टेड है तो 2 शाफिक वर्नर्स को भी। इसका लेसन क्या मिला? मैनेजमेंट को हर मटेरियल इमटेरियल चीजें कम्युनिकेट करनी है, लेकिन डायरेक्टर्स को सिर्फ सिग्निफिकेंट मटेरियल वाली, ठीक है। नहीं एफ में कोई मिस्टेक नहीं है, नहीं सॉरी मिस्टेक है, ये 2 शाफिक वर्नर, ये की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन है। अगर आप देखें ना तो ये डेफिनेशन पूछ रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ठीक है तो फिर भी इसमें गलती है, फिर ओमिशन है, क्या डायरेक्टर्स की बात क्यों नहीं की? वो कह रहे हैं सर मैनेजमेंट को भी तो कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें आप मैनेजमेंट की गलती क्यों निकाल रहे हैं? मैनेजमेंट को नहीं करते क्या? हाँ करते हैं, लेकिन फिर डायरेक्टर्स किधर गए? ठीक है, हाँ मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स दोनों लिखते तो फिर हम कहते ठीक है।
क्लियर? ये आगे चलते हैं। नहीं, ये एक और क्वेश्चन कर लें, फिर बाकी बात कल करेंगे। नहीं, 2 क्वेश्चन और आ जाएंगे। रिक्वायरमेंट, डिस्कस द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। पता चल गया रिपोर्ट वाला क्वेश्चन, रिपोर्ट के टॉपिक में से पूछा। बताइए प्रोसीजर बताने कि सिर्फ रिपोर्ट के अंदर रहना है। As the engagement partner, you have reviewed the working papers of Nadeem Limited, in which audit team has highlighted the following matters. अच्छा, चूंकि एक ही क्लाइंट है नदीम लिमिटेड, तो मैं दोनों सेशन को इकट्ठा करके आंसर दे दूं। लहदा प्रैक्टिकली भी हर एक का लहदा। बाद में ओपिनियन चाहे एक ही आता है रिपोर्ट में, लेकिन हर मिस स्टेटमेंट, स्कोप, लिमिटेशन को हम लहदा भी देखते हैं, इंडिविजुअली भी देखते हैं, बाद में एग्रीगेट भी देखते हैं। हमने लहदा आंसर देना है। NL provides 6 months वारंटी टू its customer and has hired an expert to compute the warranty provision। 6 महीने की वारंटी। अब देखें, वारंटी कैलकुलेट करना आसान काम है कि मुश्किल? उन्होंने एक्सपर्ट को एंगेज किया। एक्सपर्ट पता ना किसको कहते हैं, बताया होगा ना? हाँ, अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। द मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन फॉर द वारंटी प्रोविजन बिकॉज द प्रोविजन इज इन अकॉर्डेंस विद एक्सपर्ट्स एडवाइस। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए एक्सपर्ट को यूज किया, कर सकते हैं, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी क्या अब एक्सपर्ट की होगी या मैनेजमेंट की ही रहेगी? शाबाश, रिस्पांसिबिलिटी मैनेजमेंट ही की रहेगी। मैनेजमेंट ने कहा जी हमने मैनेजमेंट से कहा रिप्रेजेंटेशन दीजिए, लिख के दीजिए कि आपके ख्याल में ये जो अमाउंट है ये रीजनेबल है। उसने कहा हमें क्या पता, एक्सपर्ट से पूछो, उसने कैलकुलेशन किया, हमने थोड़ी किया है। भाई कैलकुलेशन उसने किया, लेकिन रिस्पांसिबल तो आप है ना, रिस्पांसिबल तो आप है। ठीक है, मैं अब टीए को कहता हूं कि टेस्ट बना दो क्लास के लिए, वो फर्ज कीजिए टेस्ट बनाता है, उसमें कोई गलती निकलती है, ऑफिशियली जिम्मेदार कौन है? आपके लिए मैं हूं, टीए नहीं है, क्योंकि टीए को मैंने एंगेज किया है। आप उसमें जो भी पूछेंगे गलती है तो मेरे से पूछेंगे, आप मुझे कहेंगे, मैं फिर आगे टीए के साथ जो मर्जी सलूक करूं। उसी तरह मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट को एंगेज किया है, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी याद रखें, हमारा रूल ये है, जब किसी भी अदर पर्सन को हम एंगेज करते हैं ना, रिस्पांसिबिलिटी शिफ्ट नहीं होती, शेयर होती है। शेयर का मतलब क्या है? अब मेरी रिस्पांसिबिलिटी अभी शिफ्ट नहीं हुई, जॉइंट, बिल्कुल अभी भी। तो मैनेजमेंट अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही तो ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन। इफेक्ट के बारे में कोई बता रहा है? आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कैलकुलेशन है नहीं उसमें, प्रॉफिट नहीं दिया, जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट दे दिया उसमें कैलकुलेशन आ जाएगी। इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। शाबाश। बी, सॉरी, हाँ डिस्क्लेमर ही आएगा, मिसस्टेटमेंट तो नहीं आएगा। हाँ डिस्क्लेमर ही आएगा, रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं की। जी भाई, हाँ यही बात लिखी जो बताई आपको कि अगर एक्सपर्ट को यूज कर लेते हैं स्टिल मैनेजमेंट रिस्पांसिबल है, स्टिल मैनेजमेंट रिस्पांसिबल है। बी, सर्टेन कंटिंजेंट एसेट्स, कौन सी एसेट्स? हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कब कंटिंजेंट एसेट डिस्क्लोज किए जाते हैं? जब इनफ्लो प्रोबेबल हो। नहीं पता? हाँ आपसे पूछ रहा हूं, नहीं आपसे पूछ रहा हूं। जब इनफ्लो प्रोबेबल हो, याद है ना? इनफ्लो प्रोबेबल हो तो प्रोविजन तो नहीं आएगी, डिस्क्लोजर ही आएगा ना। हाँ वो तो आउटफ्लो प्रोबेबल हो तो प्रोविजन आती है। ये फर्क पता है ना प्रूडेंस कांसेप्ट की वजह से, इनफ्लो और आउटफ्लो।